हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में 12th और 11th के अनसॉल्व्ड सॉल्व करवाए जाते हैं। तो आज हम आपके लिए बॉटनी 11th का सॉल्व्ड पेपर 1 से 10 लेसन तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर लेकर आए हैं। ठीक है, तो देखिएगा बॉटनी निश्चित और अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला लेसन हमारा कौन सा हो गया? मूल जड़ एवं उनके रूपांतरण। पहला लेसन हमारा क्या है? मूल जड़ एवं उनके रूपांतरण। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा निश्चित उत्तरीय प्रश्न। प्रकाश संश्लेषी जड़ वाले किसी पौधे का नाम लिखिए। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी जड़ वाले किसी पौधे का नाम लिखिए। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा गिलोय सिंघाड़ा। गिलोय और सिंघाड़ा में प्रकाश संश्लेषण स्वांगीकारी जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाए जाने वाले जीवाणुओं का नाम लिखिए। ठीक है, जीवाणु का नाम लिखिए। तो क्या हो गया स्टूडेंट? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ठीक है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिएगा, लेग्यूमिनस पौधों में क्यों जड़ें ग्रंथिल हो जाती हैं? ठीक है, तो स्टूडेंट राइजोबियम नामक जीवाणु के कारण जड़ें ग्रंथिल हो जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? उस पौधे का नाम लिखिए जिसमें श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर्स बनते हैं। तो राइजोफोरा में न्यूमेटोफोर्स होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा नंबर 9 क्या है? देखिएगा, दो ऐसे पौधों के नाम बताइए जिसमें मूल रोम नहीं पाए जाते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा? दो ऐसे पौधों के नाम बताइए जिनमें मूल रोम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया हाइड्रीला तथा कुमुदनी। ऐसे दो पौधे हैं जिनमें जलीय पौधों की जड़ों पर मूल रोम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, पहला हो गया हाइड्रीला और कुमुदनी। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, जड़ों पर रोम किस प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर अगला, जड़ों पर रोम किस प्रकार के होते हैं? तो क्या है? देखिएगा, जड़ों पर उपस्थित रोम मूल रोम एक कोशिकीय होते हैं और जड़ के कुछ ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे मूल रोम प्रदेश कहते हैं। ठीक है, और अब हमारे कौन से क्वेश्चन है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, पहले लेसन के अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिएगा। मूल जड़ के विशिष्ट लक्षण बताइए। उत्तर हमारा क्या है? देखिएगा, मूल पौधे के अक्ष का अवरोही भाग जो प्रायः भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है? यह धनात्मक भूम्यावर्तित, धनात्मक जलानुवर्तित तथा ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तित होती है। ठीक है, नंबर 3, इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। ठीक है, मूल जो हमारी मूल जड़ होते हैं उनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? काग और कार्क एधा में विभेद कीजिए। आंसर इसका क्या है? देखिएगा, कार्क एक प्रकार का स्थायी ऊतक है जिसका निर्माण कार्क एधा द्वारा होता है। ठीक है, कार्क एक प्रकार का स्थायी ऊतक है जिसका निर्माण कार्क एधा द्वारा होता है। ठीक है, इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं और कोशिका भित्तियों में सुबेरिन का निक्षेपण होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारा? कार्क एधा एक मेरिस्टेमी ऊतक है तथा इसकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। इसकी कोशिकाएं जीवित व पतली कोशिका भित्ति युक्त होती हैं। ठीक है, अगला लेसन हमारा क्या है? अगला लेसन हमारा है तना, स्तंभ एवं उसके रूपांतरण। ठीक है, तो उस पहले आते हैं हमारे निश्चित उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, निश्चित उत्तरीय प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है? ट्यूबर कंद और बल्बसल कंद में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा, ट्यूबर कंद तने के भूमिगत भाग की शाखाओं के अंतिम सिरे फूलने के कारण बनते हैं। ठीक है, जो हमारा ट्यूबर होता है वो तने के भूमिगत भाग की जब शाखाओं के अंतिम सिरा
मतलब जो शाखा होती है उसका अंतिम सिरा फूलता है तो उससे ट्यूबर बनते हैं, ठीक है। इनमें उपस्थित गड्ढों आँखों में कलिकाएं होती हैं, ठीक है। इनमें उपस्थित गड्ढों मतलब आँखों में कलिकाएं होती हैं, बड्स होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा अगला पॉइंट क्या है हमारा, बल्बसल कंद में तने की वृद्धि तो कम होती है किंतु सल्क पर्णों में खाद्य पदार्थों का संचय होता है, ठीक है। खाद्य पदार्थों का संचय होता है। तो कंद क्या हो गया हमारा, जैसे कि आलू, ठीक है, ओके। और सलकंद प्याज, ओके। आगे देखिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न पहला क्या है, तने का क्या कार्य है। तने का क्या कार्य है। तो स्टूडेंट तने का सामान्य कार्य संवहन तथा आधार प्रदान करना, ठीक है। तने का पहला कार्य संवहन करना, दूसरा आधार प्रदान करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में अंतर बताइए। जड़ तथा भूमिगत तने में अंतर, ठीक है। जड़ तथा भूमिगत तने में अंतर, ठीक है। पड़ाव स्तंभ तथा पड़ाव पर्व और प्रकंद तथा घनकंद, ठीक है। इसका उत्तर क्या है देखिएगा। इसका उत्तर है स्टूडेंट विस्तृत उत्तर फोटो में तालिकाओं में उपलब्ध है, ओके। अगला क्या है, अध्याय 3 पत्ती, ठीक है। लीफ पर्ड, ठीक है। उसका निश्चित उत्तरीय प्रश्न, किसी पौधे का नाम बताइए जिसकी पत्तियों के द्वारा कायिक जनन होता है, ठीक है। तो जो पत्थर चिटा होता है, पत्थर चिटा की पत्ती के तट पर कलिकाएं निकलती हैं जिनके द्वारा कायिक जनन होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट कायिक जनन किसके द्वारा होता है, कौन से पौधे के द्वारा होता है, पत्थर चिटा के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, पर्णाभिवृंत तथा पर्णकाय स्तंभ में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। पर्णाभिवृंत तथा पर्णकाय स्तंभ में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या है देखिएगा। पर्णाभिवृंत पत्ती का वृंत चपटा व मांसल हो जाता है, ठीक है। इसमें कक्षस्थ कलिका होती है। अगला देखिएगा पर्णकाय स्तंभ, ठीक है। पर्णकाय स्तंभ संपूर्ण तने का रूपांतरण। जो पर्णकाय स्तंभ होता है वह संपूर्ण तने का रूपांतरण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तने के पौधे की पत्ती किस प्रकार की होती है। तो स्टूडेंट तने की जो चने के पौधे की पत्ती जो होती है वो संयुक्त पिच्छाकार होती है, ठीक है। संयुक्त पिच्छाकार होती है। अब अध्याय 3 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न क्या है देखिएगा, जलकुंभी का पर्णवृंत किस प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट जो जलकुंभी का पर्णवृंत होता है सपच्छ होता है एवं स्पंजी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पत्तियां हरी क्यों दिखाई पड़ती हैं। तो स्टूडेंट ये तो आप सबको पता ही होगा पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं, ठीक है। तो देखिएगा पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं। तो स्टूडेंट पत्तियों की कोशिकाओं में पर्णहरित क्लोरोफिल युक्त हरित लवक होते हैं। यह हरे प्रकाश को अवशोषित नहीं करता अतः पत्ती हरी दिखाई देती है, ठीक है। तो स्टूडेंट पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, पत्ती के क्या कार्य हैं। तो स्टूडेंट पत्ती के कार्य प्रकाश संश्लेषण पहला हो गया, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, खाद्य पदार्थों का संचयन और कायिक संवर्धन, ठीक है। देखिएगा अगला अध्याय हमारा क्या है, अध्याय नंबर 4 परागण पॉलिनेशन, ठीक है। परागण है पॉलिनेशन, ठीक है। तो अध्याय 4 का निश्चित उत्तरीय प्रश्न पहला क्या है प्रश्न, परागण से आप क्या समझते हैं। परागण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है देखिएगा, आवृत्त बीजी पौधों में नर युग्म को भिद मतलब पोलेन का मादा युग्म को भिद स्टिग्मा तक पहुंचना परागण कहलाता है, ठीक है। जो नर पोलेन होते हैं वो मादा स्टिग्मा तक पहुंचाना परागण कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बोगेनवेलिया के
पुष्प का कौन सा अंग परागण के लिए कीट पतंगों को आकर्षित करता है? तो स्टूडेंट, बड़े आकर्षण एवं चटकीले सहपत्र, ठीक है। बोगेनविलिया के जो बड़े आकर्षक एवं चटकीले सहपत्र होते हैं वो कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा। अनुमील्य परागण किसे कहते हैं? इसका उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो देखिए, जब पुष्प बंद रहते हुए स्वपरागण करता है उसे अनुमील्य परागण कहते हैं। उदाहरण कनकौवा, ठीक है, कनकौवा। प्रश्न नंबर 8, हाइपेनथोडियम पुष्पक्रम के पुष्पों में परागण कैसे होता है? तो जो हाइपेनथोडियम होता है ना, उसमें कीटों के माध्यम से परागण होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पुष्प की 2 विशेषताएं लिखिए जो कीट परागण के लिए आकर्षित करती हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है? सुगंध और आकर्षक व चटकीला रंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? यदि जायांग को हटा दिया जाए तो फल व बीज बनेंगे। यदि जायांग को हटा दिया जाए तो फल व बीज बनेंगे? नहीं, परागण क्रिया नहीं होगी। यदि हम जायांग को हटा देंगे तो फल व बीज नहीं बनेंगे, क्योंकि उसमें परागण क्रिया तो होगी ही नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, जायांग की संरचना एवं कार्य बताइए। तो इसका उत्तर क्या कह रहा है, देखिएगा। जायांग पुष्प का भीतरी चक्र अनेक अंडकों से बनता है। भाग अंडाशय, ठीक है, पहला अंडाशय हो गया, वर्तिका हो गया, वर्तिकाग्र हो गया, ठीक है। और इसका कार्य क्या है? मादा युग्मकों का निर्माण एवं बीज निर्माण, ठीक है। जो जायांग होता है उसकी संरचना निम्नलिखित भागों से बनती है, ठीक है। जैसे कि अंडाशय हो गया, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ठीक है। इसका कार्य क्या है? मादा युग्मकों का निर्माण एवं बीज निर्माण, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या कह रहा है। पुमंग का पुष्प में क्या महत्व है? जो पुमंग होता है उसका पुष्प में क्या महत्व है? तो देखिएगा, यह पुंकेसर है, ठीक है। पुमंग एक पुंकेसर है, ठीक है। इसमें परागकोश होते हैं जो परागकण उत्पन्न करते हैं। जो पुमंग होता है उसमें परागकोश होते हैं जो कि परागकण उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। मक्का के भुट्टे के रेशमी तंतुओं के शीर्ष भाग को काट देने पर दाने नहीं बनते हैं, क्यों? क्योंकि परागण नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल बात है, परागण नहीं होता है तो निषेचन भी नहीं होगा, ठीक है। मक्के के भुट्टे के रेशमी तंतु यदि हम काट देंगे तो उसमें परागण नहीं होगा, ना ही निषेचन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला अध्याय हमारा क्या है? अगला अध्याय नंबर 5, निषेचन एवं फल, फर्टिलाइजेशन एंड फ्रूट, ठीक है। निश्चित उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, भ्रूणपोष कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या हो गया? n+n ब्रैकेट बंद प्लस n बराबर 3n, प्रायः त्रिगुणित होते हैं, ठीक है। जो भ्रूणपोष कोशिकाओं की गुणसूत्र संख्या त्रिगुणित होती है, ठीक है, 3n होती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिएगा। केले के फलों में बीज क्यों नहीं पाए जाते? तो देखिएगा, क्यों नहीं पाए जाते केले के फलों में बीज? निषेचन के बिना, इसका उत्तर क्या हो गया? निषेचन के बिना ही फल विकसित होता है। केले के फलों में जब केले का फल बनता है तो उसमें निषेचन नहीं होता, ठीक है। इसे अनिषेक फलन मतलब पार्थिनोकार्पी कहते हैं, ठीक है। केले का जब फल बनता है तो इसमें बिना निषेचन के ही बनता है, ठीक है। इसे अनिषेक फलन कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? नंबर 5 प्रश्न, द्विनिषेचन का आविष्कार किसने किया? द्विनिषेचन का आविष्कार किसने किया? ठीक है, द्विनिषेचन का आविष्कार S.G. नवाशीन ने किया, ठीक है, S.G. नवाशीन ने किया। अगला देखिएगा क्या है, इसका
कौन से सन में आविष्कार हुआ द्विनिषेचन का? 1898, ठीक है। SG नवाशीन ने 1898 में आविष्कार किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अनिषेक फल क्या है? अनिषेक फल क्या है? ऐसे फल जो बिना निषेचन के बनते हैं। नॉर्मल सी बात है, आप लोग जानते ही होंगे। ऐसे फल जो बिना निषेचन के बनते हैं उन्हें अनिषेक फल कहते हैं। जैसे कि अभी आपने पढ़ा केला बिना निषेचन के ही बनता है, ठीक है। तो ऐसे फल जो बिना निषेचन के बनते हैं उन्हें अनिषेक फल कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सोरोसिस और साइकोनस फलों में अंतर, ठीक है। तो सोरोसिस क्या हो गया? विभिन्न पुष्प क्रमों से, ठीक है, विभिन्न पुष्प क्रमों से। और साइकोनस क्या है? विशिष्ट पुष्प क्रम से, विशिष्ट पुष्प क्रम से, ठीक है। सहतूत फल का खाने योग्य भाग। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? सहतूत फल का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो स्टूडेंट, पुष्पों के परिदल पुंज खाए जाते हैं, ठीक है। सहतूत के फल में पुष्पों के परिदल पुंज खाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, शरीफा किस प्रकार का फल है? तो स्टूडेंट देखिएगा, भरियों का पुंज फल है, ठीक है। भरियों का पुंज फल है शरीफा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? सेब किस प्रकार का फल है? तो स्टूडेंट, आप लोग जानते ही होंगे सेब पोम प्रकार का फल है, ठीक है। सेब पोम प्रकार का फल है। आगे क्वेश्चन क्या है देखिएगा, आम किस प्रकार का फल है? आम किस प्रकार का फल है? तो स्टूडेंट, आम अस्टिल या ड्रूप फल है, ठीक है। आम अस्टिल या ड्रूप फल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अंगूर और टमाटर किस प्रकार के फल है? इनको स्टूडेंट आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। अंगूर और टमाटर किस प्रकार के फल हैं? तो स्टूडेंट, सरल सरस बेरी प्रकार के फल हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? नारियल में खाने वाला भाग क्या है? तो आप लोग जानते ही होंगे, नारियल में बीज का भ्रूणपोष खाया जाता है, ठीक है। अगला है हमारा अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, दोहरे निषेचन का अर्थ और पौधे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आवृतबीजी पौधों में 2 मादा युग्मकों का निषेचन, एक अंड कोशिका से दूसरा द्वितीय केंद्रक से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कूट असत्य तथा सत्य फल में अंतर, ठीक है। असत्य तथा सत्य फल में अंतर। तो देखिएगा, कूट फल क्या है? अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प से बनते हैं, ठीक है। जो हमारे असत्य फल होते हैं वो अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प भागों से बनते हैं, ठीक है। और जो सत्य फल होते हैं वो अंडाशय से बनते हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट अंडाशय से बनते हैं, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, सिलिकुआ और सिलिक्यूला में अंतर। इसको देखिएगा, सिलिकुआ और सिलिक्यूला में अंतर। तो स्टूडेंट, इसका आंसर है, आप देख लीजिएगा फोटो में तालिका, मतलब उसमें देख लीजिएगा आप अपने इजी नोट्स में, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? वायु द्वारा फल प्रकीर्णन, ठीक है। वायु द्वारा फल प्रकीर्णन। स्टूडेंट, सिलिकुआ और सिलिक्यूला में अंतर आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है वायु द्वारा फल प्रकीर्णन। तो इसका आंसर क्या है? वायु द्वारा दूर स्थान तक ले जाना, ठीक है। वायु द्वारा दूर स्थान तक ले जाना। अगला अध्याय हमारा क्या है? कोशिका। कोशिका संरचना एवं कार्य, ठीक है। इसके निश्चित उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? केंद्रक कहाँ पाया जाता है? तो स्टूडेंट, केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य में बीचों बीच में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, इसका कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो स्टूडेंट, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, ठीक है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एटीपी क्या है? एटीपी क्या है? इसको स्टूडेंट आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट एटीपी है, ठीक है। तो एटीपी क्या है?
ऊर्जा स्थानांतरण करने वाला ऊर्जा सिक्का है। ऊर्जा स्थानांतरण करने वाला ऊर्जा सिक्का है, ठीक है। आगे डीएनए का पूरा नाम। तो स्टूडेंट डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है। डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, देखिएगा 13। प्रोटीन संश्लेषण किससे होता है? प्रोटीन संश्लेषण किससे होता है? तो स्टूडेंट प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम से होता है, ठीक है। अगला है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 14, माइटोकॉन्ड्रिया का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसका उत्तर क्या है? ऊर्जा ग्रह के रूप में कार्य करता है। जो स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमारा ऊर्जा ग्रह के रूप में कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लवक क्या है और कितने प्रकार के होते हैं? लवक क्या है और कितने प्रकार के होते हैं? तो स्टूडेंट केंद्रक से छोटी संरचनाएं जो होती हैं उसे लवक कहते हैं। तो इसके टाइप क्या हैं? जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अगला क्या है 16, अर्ध गुणसूत्र और गुणसूत्र में विभेद, ठीक है। तो जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र दो क्रोमैटिड से बने होते हैं, ठीक है। जबकि अर्ध गुणसूत्र एक क्रोमैटिड से बना होता है, ठीक है। अगला अध्याय हमारा क्या है? कोशिका, कोशिका विभाजन और चक्र। कोशिका विभाजन और चक्र। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा क्या है, देखिएगा। 224 लघु बीजाणुओं के लिए अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो स्टूडेंट 224/4, जब हम 224 को 4 से भाग करेंगे तो 56 अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? 56 अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? डीएनए संश्लेषण किस अवस्था में होता है? तो जो डीएनए संश्लेषण होता है वो एस अवस्था में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है स्टूडेंट, देखिएगा। इंटरफेस का महत्व लिखिए, ठीक है। तो देखिएगा, विभाजन चक्र का 90 से 95% समय इंटरफेस में वृद्धि और डीएनए प्रतिकरण, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 10, G2 फेस में कार्य, G2 फेस में कार्य, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है? विभाजन की तैयारियां, आरएनए और संश्लेषण, ठीक है। अगला अध्याय हमारा है संवहन पूल, ठीक है। संवहन पूल टिश्यूज। तो निश्चित उत्तरीय प्रश्न देखिएगा, चालनी नलिकाओं का कार्य। तो इसका उत्तर क्या है स्टूडेंट, देखिएगा। जल में विलेय खाद्य पदार्थों का संवहन। अगला क्वेश्चन हमारा है मूल रोम की उत्पत्ति। तो देखिएगा, मूल रोम की उत्पत्ति कैसे होती। तो स्टूडेंट, मूलीय त्वचा की कोशिका बाहर की ओर बढ़कर, ठीक है। मूल रोम की उत्पत्ति मूलीय त्वचा की कोशिका बाहर की ओर बढ़कर होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन, रबड़ क्षीर वाहिकाएं। तो पोस्ट, पपीता, हेविया, फाइकस, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? जटिल ऊतक के उदाहरण। जटिल ऊतक के उदाहरण क्या हो गए? जाइलम और फ्लोएम। तो स्टूडेंट, जो जाइलम और फ्लोएम है वो हमारे जटिल ऊतक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? उभय फ्लोएमी संवहन बंडल, ठीक है। उभय फ्लोएमी संवहन बंडल। तो जाइलम के बाहर और अंदर फ्लोएम, ठीक है। जाइलम के बाहर और अंदर फ्लोएम। अगला क्या है हमारा? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न देखिएगा, जाइलम और फ्लोएम का कार्य, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम का कार्य। तो स्टूडेंट, जाइलम का कार्य क्या हो गया? जल एवं खनिज, ठीक है। जल एवं खनिज। और फ्लोएम का कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, बाह्य आदिदारुक और मध्यादिदारुक, ठीक है। तो स्टूडेंट, मध्यादिदारुक आदिदारु केंद्र की ओर होता है, ठीक है। अनुदारु परिधि, ठीक है, इसकी अनुदारु परिधि होती है। बाह्य आदिदारुक क्या है? आदिदारु परिधि और अनुदारु केंद्र होता है इसमें, ठीक है। आगे देखिएगा, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री संवहन पूल क्या होते हैं, ठीक है। एक बीजपत्री क्या है? देखिएगा, ये बंद और बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट एक बीजपत्री संवहन पूल होते हैं वो बंद होते हैं और बिखरे हुए होते हैं।
और जो द्विबीजपत्रीय पुल संवहन पुल होते हैं वो खुले और घेरे हुए होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा नंबर 10 क्या कह रहा है देखिएगा, आंतरिक संरचना तुलना। आंतरिक संरचना तुलना, तो देखिएगा इसका उत्तर क्या है, अर्ध त्वचा वलकुट, अनंत त्वचा, परिरंभ, संवहन पुल, द्वितीयक वृद्धि। ठीक है, इसमें द्वितीयक वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, कोलेटरल व बाइकोलेटरल। ठीक है, इसका आंसर क्या है, कोलेटरल। जाइलम के एक पार्श्व में फ्लोएम होता है। जो कोलेटरल होता है उसमें जाइलम के एक पार्श्व में फ्लोएम होता है। ठीक है, और जो बाइकोलेटरल होता है उसमें दोनों पार्श्व में फ्लोएम होता है। ठीक है, अध्याय नंबर अगला देखिएगा क्या कह रहा है हमारा, मूल दाब एवं वाष्पोत्सर्जन, निश्चित उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, प्रश्न नंबर 1, चूसक दाब कैसे उत्पन्न होता है। तो स्टूडेंट, चूसक दाब जो होता है वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, चूसक दाब वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्या है, वाष्पोत्सर्जन को किस रूप में माना जाता है। तो स्टूडेंट, अनिवार्य बुराई के रूप में वाष्पोत्सर्जन को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रंध्र खुलने बंद होने में कौन प्रभावी है। रंध्र खुलने और बंद होने में कौन प्रभावी है। तो पोटेशियम जो हमारा है, पोटेशियम रंध्र के खुलने और बंद होने में प्रभावी है। ठीक है, अगला देखिएगा क्या है, रक्षक कोशिका का स्फीति, उसका कारण लिखिए। ठीक है, रक्षक स्थिति। ठीक है, तो रक्षक कोशिका का स्फीत क्या है, रंध्र खुलते हैं, और शिथिल क्या है, रंध्र बंद होते हैं। ठीक है, अंतः शोषण और अंतः परासरण क्या है। स्टूडेंट, अंतः शोषण पदार्थ का तरल में प्रवेश है। ठीक है, अंतः शोषण जो होता है वो पदार्थ तरल रूप में प्रवेश होता है। ठीक है, और अंतः परासरण क्या है, सांद्र विलयन की ओर विसरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, रसारोहण का मान्य सिद्धांत लिखिए। तो स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो गया, डिक्सन एवं जॉली का वाष्पोत्सर्जन, संसंजन, तनाववाद। ठीक है, अगला देखिएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वाष्पोत्सर्जन की विधि। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की विधि, पौधे से जल वाष्प के रूप में निकलता है। ठीक है, अगला अध्याय क्या है हमारा, बीज संरचना एवं अंकुरण। बीज संरचना एवं अंकुरण पहला हो गया हमारा निश्चित उत्तरीय प्रश्न। बीज अंकुरण की परिभाषा, बीज अंकुरण की डेफिनेशन लिखिए। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई देखिएगा आप लोग, भ्रूण बीज निर्धारित समय तक सुप्त रहता है। जो भ्रूण होता है, भ्रूण बीज होता है वो निर्धारित समय तक सुप्त रहता है, उचित दशाएं मिलने पर सक्रिय होकर नवोद्भिद बनाता है। ठीक है, अगला क्या है हमारा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा क्या हो गया, अंकुरण के लिए आवश्यक दशाएं लिखिए। अंकुरण के लिए आवश्यक दशाएं लिखिए, तो क्या हो गए अंकुरण के लिए आवश्यक दशाएं, पहला तो जल नमी होनी चाहिए। ठीक है, वायु होनी चाहिए, ऑक्सीजन। ठीक है, तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जो तापमान होना चाहिए वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। खाद्य पदार्थ एंड बीजावरण की अंतः शोषण योग्य दशा होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा नंबर 11, पित्रस्थ अंकुरण उदाहरण। ठीक है, पित्रस्थ अंकुरण एग्जाम्पल इसका लिखिए। तो राइजोफोरा बीज मात्र पौधे पर अंकुरित। ठीक है, बीज मात्र पौधे पर अंकुरित। और नंबर 12 क्या है हमारा, मक्का का बीज। ठीक है, मक्का का बीज, तो स्टूडेंट मक्का का बीज फल भित्ति होता है। जो मक्का का बीज होता है वो फल भित्ति होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, ओके, बाय बाय।